ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म हमें पता है कि हमारे बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो सब किसके अंदर आती है, वो आती है मेटाबॉलिज्म के अंदर। ठीक है, तो अगर बाय डेफिनेशन पूछे तो मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस। सारी केमिकल रिएक्शंस किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो हो रही है उनको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, दो तरीके की रिएक्शंस इसमें हो सकती है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक रिएक्शन एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक रिएक्शन कैटाबॉलिज्म। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, कैटाबॉलिज्म में बेसिकली जो बिग मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक करके छोटा मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करा जाएगा, बिग टू स्मॉल, यानी कि हमने क्या करा, ब्रेक डाउन कर दिया प्रोडक्ट्स का। ठीक है, ब्रेक डाउन करा स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, और जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, रिलीज होगी एनर्जी। ठीक है, एनाबॉलिज्म इसके अपोजिट है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें किसी स्मॉल मॉलिक्यूल से, स्मॉल मॉलिक्यूल 1, स्मॉल मॉलिक्यूल 2, 2-3 स्मॉल मॉलिक्यूल को मिला के हमने एक बिग मॉलिक्यूल बनाया। ठीक है, अब बनाने के लिए साथ ही साथ कुछ एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे कंज्यूम होगी। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो ये होता है मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स किसमें करा हमने, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को आपस में ज्वाइन करके एक बिग मॉलिक्यूल बनाया। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करने के लिए कुछ बॉन्ड्स बनेंगे ना, तो इट्स बेसिकली मेकिंग ऑफ बॉन्ड, जिसमें न्यू कंपाउंड्स, न्यू प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम होगी। ठीक है, और अगर कैटाबॉलिज्म की बात करें तो इसमें क्या होता है, ब्रेक होते हैं बॉन्ड्स, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। ब्रेक कब होगा, जब ऑब्वियसली हम बड़े, जैसे पत्थर को तोड़ दिया, बड़ा पत्थर था मान लो, उसको हमने तोड़ा तो छोटे छोटे कई सारे पत्थर बन सकते हैं उससे, तो दैट इज कैटाबॉलिज्म। और उसमें क्या यूज होगी, उसमें एनर्जी रिलीज होगी, इसमें कंज्यूम होगी। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि मेटाबॉलिज्म को रन करने के लिए, यानी कि जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही है उनको रन करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, कुछ कैटलिस्ट चाहिए, कुछ कंपाउंड्स चाहिए जो क्या कर सके, उन रिएक्शंस को जल्दी जल्दी करवा सके। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं, या कंपाउंड्स को बोलते हैं एंजाइम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केस में। अगर हम लिविंग बॉडी की बात कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट्स या कंपाउंड्स केमिकल रिएक्शंस को रन करने में हेल्प कर रहे हैं, हाँ बता रही हूँ, रन करने में हेल्प कर रहे हैं ना, उनको बोल रहे हैं एंजाइम्स। अगर यही बात हम केमिस्ट्री की टर्म्स में बोले, केमिस्ट्री में देखते हैं ना कि कैटलिस्ट होते हैं, कुछ पढ़े होंगे ना केमिस्ट्री में, कैटलिस्ट वो क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देंगे, उसकी वेलोसिटी बढ़ा देंगे, उसको जल्दी से फिनिश करवा देंगे। कुछ मेटल्स भी होते हैं, आयंस भी होते हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाँ रिएक्शन में ही तो पार्टिसिपेट करेगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन थी, ए प्लस बी को मान लो सी बनाना था, ठीक है, तो मान लो ये काम 5 मिनट में हो रहा था, ठीक है, लेकिन अगर हमने इस पे एक कैटलिस्ट लगा दिया, क्या लगा दिया, मान लो डी एक कैटलिस्ट था, वो इस रिएक्शन में हमने इन्वॉल्व कर दिया, तो वो ही जो कन्वर्जन ए टू बी सी बन रहा था वो मान लो अब सिर्फ 1 मिनट में हो रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से स्पीड अप हो गई रिएक्शन। वही काम यहाँ पर लिविंग बॉडी के केस में कौन करता है, एंजाइम करता है। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही हैं वो सभी एंजाइम कंट्रोल्ड है, एंजाइम की हेल्प से रन हो रही है। ठीक है, और एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स बने हैं प्रोटीन्स से। ठीक है, समझ आ गया, यहाँ लिखा है देखो, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैटलाइज्ड बाय प्रोटीनेशियस कंपाउंड, जिनको हम लिविंग के केस में एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया, चलो आगे देखते हैं। अब पर्पस क्या है इनका, मेटाबॉलिक रिएक्शंस का पर्पस क्लियर है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा था, हमने ब्रेक करा कंपाउंड्स को तो एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी क्या होती है, फिर वो सेव हो जाती है। एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई, रिलीज होने के बाद वो सेव कर सकते हैं हम, और सेव होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ये ऐसा एनर्जी एटीपी स्टोर हो जाता है बॉडी में, और जब भी रिक्वायरमेंट होगा, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा,
एटीपी को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बॉडी के जितने भी लिविंग मतलब फंक्शंस है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है, उन्हें रन करने के लिए क्या चाहिए, कुछ एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो एटीपी से आ जाएगी, क्योंकि एटीपी पहले बन चुका है। भाई कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी कहीं स्टोर करेंगे, कहाँ स्टोर करी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, अब हमारे पास एनर्जी का बैंक बन गया एक एटीपी के फॉर्म में। जब कभी भी आगे रिक्वायर्ड होगा किसी भी फंक्शन में, तो वहां से एटीपी जब चाहिए होगा तो हम यहाँ से एनर्जी एटीपी से ले सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, दूसरी बात, एलिमिनेट वेस्ट। अभी हमने देखा कि जो भी रिएक्शंस हो रही हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स रिलीज हो रहे हैं, तो कुछ प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन है मेटाबॉलिक रिएक्शंस का। बाकी हमने ये देख लिया कि कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कुछ क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। बनने में ऑब्वियसली बायोमोलिक्यूल्स, जो बड़े बड़े कंपाउंड्स हैं, प्रोटीन, लिपिड्स, ये न्यूक्लिक एसिड, डीएनए वगैरह जो भी बन रहा है, वो सब किसके थ्रू बन रहा है, वो सभी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही बन रहे हैं हमारी बॉडी में। ठीक है ना, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। लिविंग स्टेट और इक्विलिब्रियम में क्या है, लिविंग हमारी देखो बॉडी में मेटाबॉलिज्म हमेशा चल रहा है। ऐसा तो नहीं होता ना कि कभी वो रुक रहा है, अंदर तो प्रोसेसिंग चल ही रही है, तभी हम लिविंग है। वही चीज यहाँ लिखी है बस, कि लिविंग स्टेट में मेटाबॉलिज्म हमेशा होता है, कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आता लिविंग स्टेट, लिविंग बॉडी। इक्विलिब्रियम का मतलब है नो वर्क, वहां पे कुछ चल ही नहीं रहा, काम ही नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये कंडीशन लिविंग स्टेट में नहीं आती। ठीक है, कैन नॉट अफोर्ड टू रीच अ इक्विलिब्रियम। ठीक है, और क्योंकि इक्विलिब्रियम नहीं, अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो वहां पे क्या होता है, ट्रांसफर्स और कोई भी वर्किंग कंडीशन नहीं बचती है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने, कि इक्विलिब्रियम में क्या है, नो वर्क कंडीशन है। सारा ट्रांसफर जो भी एनवायरनमेंट के बीच में या दो कंपाउंड्स के बीच में, वो क्या होगा, वो रुक जाएगा। लेकिन लिविंग स्टेट में ये चीज नहीं होती, क्योंकि मेटाबॉलिज्म या केमिकल रिएक्शंस ऑलवेज चल रही हैं। ठीक है, जिस दिन वो रुक जाएंगी क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अब मेन जो यहाँ देखना है एंजाइम्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, चलो पहली बात, एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन्स है। क्या है, प्रोटीन्स से बने हैं। प्रोटीन्स किससे बने हैं, प्रोटीन्स किससे बने हैं, कौन बताएगा, प्रोटीन्स किससे बने हैं, अंकिता। अमाइनो एसिड। अमीनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन्स बने अमीनो एसिड से। ठीक है, दूसरी बात हमने ये देख ली कि क्या है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, या हम बोल सकते हैं बायो कैटालिस्ट, जो क्या कर रहे हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे हैं, उसका क्या बढ़ा रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ा रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, अब क्या होता है, बेसिकली हम देखते हैं, एक होता है सबस्ट्रेट। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में सबस्ट्रेट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बन गया। तो सेम चीज जो हमने पीछे देखी थी, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने में जो मिनिमम टाइम लग रहा है, कोई ना कोई टाइम तो लगता ही होगा ना। मान लो 1 घंटा, जैसे हमने पीछे बोला कि 1 घंटा लग रहा था, लेकिन जब एंजाइम आ जाएगा तो वो क्या बढ़ा देगा, वो बढ़ा देगा इस केमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी, वो वेलोसिटी को इंक्रीज कर देगा, एसेलरेट कर देगा। तो यही काम मान लो अब सिर्फ 5 मिनट के अंदर हो गया। और हमारी बॉडी में अगर आप देखो तो जल्दी जल्दी होने चाहिए ना केमिकल रिएक्शन, भाई इतने प्रोसेस चल रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं और सब इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से क्या है, सब इंटरलिंक्ड है। तो कहीं ना कहीं क्या है, एक प्रोसेस जब खत्म होगा तभी तो दूसरा स्टार्ट होगा। तो वो अगर 1 घंटा लगा देगा एक रिएक्शन होने में, तो काम ही नहीं चलेगा बॉडी का। तो इसीलिए क्या है, कुछ ऐसी चीज चाहिए जो फटाफट केमिकल रिएक्शन को करवा सके, तो वो काम कौन कर रहे हैं, वो एंजाइम्स कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, एंजाइम टर्म किसने दी, कुहने ने। ठीक है, दूसरी बात, वेलोसिटी, ये देखो यहाँ लिखा ही है, हमने जो अभी डिस्कस करा, एंजाइम्स एक्चुअली रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी, अभी ये बताऊंगी इसका क्या मतलब है, और इंक्रीज क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज तो कर रही है, हमें पता लग गया, कर कैसे रहे हैं, वेलोसिटी इंक्रीज तब होगी जब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम कर देगा, कम हो जाएगी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, अब ये समझते हैं।
एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो मिनिमम एनर्जी है किसी भी काम को करने के लिए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। समझ रहे हो? इस बात को ऐसे समझो कि एक पहाड़ था, ठीक है, तुम यहाँ खड़े हो नीचे पहाड़ के, और तुमसे बोला गया है कि एक मोटा पत्थर तुम्हें पहाड़ के ऊपर ले जाके नीचे धकेलना है, ठीक है। तो पहला तुम्हारा काम क्या है? पहला तुम्हारा काम है कि इस पत्थर को ऊपर तक चढ़ाना, ठीक है। तो यहां जब तुम पहुंच जाओगे टिप पर, पहाड़ की चोटी पर जब तुम पहुंच जाओगे, वहां से तुम छोड़ोगे तो क्या होगा? वो अपने आप लुढ़क जाएगा, फिर तुम्हें कुछ नहीं करना, ठीक है। तो मेन काम क्या है? मेन एनर्जी तुम्हें कहाँ लगानी है? मेन एनर्जी तुम्हें यहाँ लगानी है, इस पत्थर को खिसका के जब तक तुम टॉप तक ले जाओगे। तो इस ऐसे ही एक्टिवेशन एनर्जी है। तो ये क्या है? ये तुम्हें एनर्जी लगानी पड़ेगी ना अपनी, ठीक है, उसको टॉप तक पहुंचाने के लिए। वही काम क्या एंजाइम कर रहे हैं? एंजाइम को सबस्ट्रेट यहां तक पहुंचाने के लिए, टिप तक, ठीक है, एक पॉइंट होगा ना सबस्ट्रेट का कि उसके बाद ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। कोई तो ऐसा पॉइंट होगा, ऐसा तो नहीं है ना कि सबस्ट्रेट कभी भी हो सकता है। कोई एक ट्रांजिशन स्टेट होगी, कोई एक फॉर्म होगा जब जिसके बाद ही सबस्ट्रेट क्या होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। उसे एक पुश चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ तुम पत्थर को पुश करोगे, ऐसे ही सबस्ट्रेट को भी एक पुश चाहिए, एक एनर्जी चाहिए मिनिमम, ठीक है, जिससे वो क्या हो? ऊपर तक पहुंचे, एक पॉइंट तक पहुंचे, एक थ्रेशहोल्ड तक पहुंचे, और उसके बाद क्या हो? वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसको बोल रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी। समझ आई क्या होगा एक्टिवेशन एनर्जी? देखो यहाँ पे यही लिखा है, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड एक्टिवेट, क्या करने के लिए? सबस्ट्रेट को एक्टिवेट या मॉलिक्यूल्स को एनर्जाइज करने के लिए, जिससे क्या हो कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, ठीक है, उसका ट्रांजिशन हो सके, वो चेंज हो सके, ठीक है। समझ आई ये बात? बोलो। यस मैम। ठीक है। और उसके बाद देखो इस डायग्राम में देख लो, इसमें देखो यहाँ पे दिया है विदाउट, दो कंडीशन दी है, एक फर्स्ट है ये और ये है सेकंड, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में ही क्या बोल रहे हैं इन्होंने? दिया है विदाउट एंजाइम। तो सबस्ट्रेट ये था, यहां से सबस्ट्रेट को यहां तक लाने में, और उसके बाद यहां से प्रोडक्ट अपने आप बन रहा है जैसे ये, तो ये ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट वो है जिसके बाद सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कंडीशन या वो फॉर्म, ठीक है। तो यहां तक पहुंचाने के लिए पहले चाहिए थी इतनी एनर्जी, एक सेकंड, ठीक है, पहले इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए थी जो ये एरो से भी दिखा रहे हैं, ठीक है, विदाउट एंजाइम। लेकिन जब एंजाइम आ गया, ठीक है, एंजाइम के क्या उसमें क्या हुआ? देखो ये एनर्जी कम हो गई, ठीक है, पहले इतनी ज्यादा एरो था, इतने से इतनी हो गई मिनिमम, ठीक है। तो एंजाइम का काम ये है, उसने क्या करा? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, और जिसकी वजह से क्या हुआ? वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हो गई किसी भी केमिकल रिएक्शन की। समझ में आई ये बात? समझ में आ गया? ठीक है ना। उसके बाद देखो, अभी बोला इन्होंने कि देयर आर 4 फीचर्स ऑफ एंजाइम। अब क्या क्या फीचर्स है? एंजाइम क्या करेगा? उसके पास एक एक्टिव साइट होगी। कैसे होगी एक्टिव साइट? एंजाइम्स कुछ भी कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा ऐसे करके, तो इसमें क्या होते हैं? पॉकेट्स बनते हैं बीच बीच में, जैसे आपको टर्शरी स्ट्रक्चर ध्यान होगा, तो जब वो बॉल की तरह बना, हॉलो बॉल बना, तो बीच बीच में ना कहीं कहीं पॉकेट्स रह जाते हैं, या उनको बोलते हैं क्रेविसेस रह जाते हैं, पॉकेट्स और क्रेविसेस। यही पॉकेट्स क्या होती है? यही होती है एक्टिव साइट, जहां पे सबस्ट्रेट आकर लगेगा, ठीक है, सबस्ट्रेट एंजाइम में फिट होगा और उसके बाद वो प्रोडक्ट बनेगा, तो इनको बोलते हैं एक्टिव साइट। जैसे इस डायग्राम में देखो, ये प्रोटीन था, एंजाइम था, इस पे क्या हुआ? यहाँ पे ये ब्लू कलर का क्या लग गया? ये एक तरीके से सबस्ट्रेट आके ऐसे फिट हो गया इस पे। तो एंजाइम में सबस्ट्रेट का फिट होना जरूरी है, और वो फिट कहाँ होगा? एक्टिव साइट पर, ठीक है। चलो दूसरा ये हमने देख लिया, एंजाइम क्या करते हैं? इंक्रीज कर रहे हैं रिएक्शन का रेट, कैसे? बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। दूसरी बात, एंजाइम्स डिफर फ्रॉम अदर कैटलिस्ट, क्या है? ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। हाँ, ये पॉइंट क्या बोल रहा है? सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स हैं,
ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम है, लेकिन कौन सा एंजाइम कौन से सबस्ट्रेट से कंबाइन होके उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा ये स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं है कि सबस्ट्रेट 1 बना रहा है प्रोडक्ट 1, सबस्ट्रेट 2 बना रहा है प्रोडक्ट 2, ठीक है। इन दोनों के लिए एंजाइम अलग अलग होगा, क्योंकि ये दोनों सबस्ट्रेट क्या है, अलग अलग है, ठीक है। सेम है तो एक ही होगा। कहने का मतलब ये है कि सबस्ट्रेट क्या है, स्पेसिफिक है एंजाइम के लिए। एक एंजाइम का काम क्या है, मान लो कौन सा एंजाइम था, लाइगेज, डीएनए लाइगेज है, मान लो डीएनए लाइगेज एक एंजाइम है, ठीक है। इसका काम है डीएनए के स्ट्रैंड्स को ज्वाइन करना, डीएनए के पीसेस को ज्वाइन करना। तो ये सिर्फ डीएनए पर ही काम करेगा, ये आरएनए पर नहीं करेगा, ठीक है, या किसी और मॉलिक्यूल को ज्वाइन नहीं कर सकता। तो पता लगा ना कि क्या है, ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है फॉर डीएनए, ठीक है। इसका मतलब ये है, समझ आ गया। उसके बाद ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स है जो हमने यहाँ देख लिया, ठीक है, टर्शियरी प्रोटीन्स है और लार्जर देन सबस्ट्रेट। अब क्या है, सबस्ट्रेट को यहाँ एंजाइम के अंदर आके फिट होना है, तो ऑब्वियसली एंजाइम बड़ा होगा, एंजाइम बड़ा होगा तभी उसमें सबस्ट्रेट आकर लगेगा ना, और उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी बात ये बोल रहे हैं जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनके लास्ट में क्या लगा होता है, सफिक्स में लगा होता है ए, एस और ई। जैसे मैंने यहाँ लिखा देखो, डीएनए लाइगेज लिखा ना, तो लास्ट में क्या आया, ए एस ई। तो जब भी कहीं तुम्हें किसी नाम में लास्ट में ए एस ई दिखे तो समझ जाना वो एंजाइम का नेम है, ठीक है। जैसे ऑक्सीडेज, रिडक्टेज और डीएनए लाइगेज हो गया, हाइड्रोलेज, बहुत सारे अभी आप देखोगे जब आगे वो पढ़ोगे ना, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, उसमें देखना जितने भी एंजाइम्स के नाम है उनके सब में हाँ डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। चलो, तो ये फीचर्स हो गए, ये एक्टिवेशन एनर्जी हमने देख लिया। अब एंजाइम काम कैसे करता है, इस पे ना दो थ्योरीज आई हैं एंजाइम के एक्शन पे। एक होती है लॉक एंड की हाइपोथेसिस। इन्होंने बोला है एंजाइम और सबस्ट्रेट जो आपस में कंबाइन होते हैं वो ऐसे कंबाइन होते हैं जैसे लॉक और की, ठीक है। एंजाइम किसकी तरह काम कर रहा है, लॉक की तरह, जिसमें कि हम जैसे ताले में चाबी लगाते हैं, ऐसे क्या होता है, सबस्ट्रेट एंजाइम में आके फिट हो जाता है। हमने देखा ना, यहाँ भी देखा कि एंजाइम में सबस्ट्रेट आके फिट हो रहा था, ठीक है। तो एंजाइम किसकी तरह काम कर रहा है, लॉक की तरह, और उसमें चाबी की तरह कौन आके लग गया, सबस्ट्रेट, ठीक है। इन्होंने ये बोला एक बात। दूसरी बात इन्होंने बताई कि जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट वो है ना जहाँ पे सबस्ट्रेट आके लग रहा है, वो रिजिड है, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। जैसे ताले में हम चाबी लगाते हैं तो ताले का कोई वो जैसे होल है जहां पे भी चाबी लग रही है वो चेंज थोड़ी होगा, वो तो फिक्स है, रिजिड है ना, वो बात चेंज नहीं होता। हम चाबी घुमा रहे हैं लेकिन वो ऐसा थोड़ी कि शेप बदल जाएगा। यही बात इन्होंने बोली कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है जैसे यहाँ दिखाई है इन्होंने, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होती। दो बात इन्होंने बोली, ठीक है। अब दूसरी थ्योरी आई है, कोशलैंड की आई, इन्होंने बोला इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। ये थ्योरी क्या है, ज्यादा सुटेबल है, सुटेबल, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, ही सेड कि एक्टिव साइट रिजिड नहीं है, वो क्या है, वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। पीछे इन्होंने बोला था कि रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है। इन्होंने यहाँ बोला कि एक्टिव साइट क्या है, फ्लेक्सिबल है। जब भी सबस्ट्रेट एंजाइम पर आकर लगता है तो एक्टिव साइट क्या होती है, थोड़ी सी चेंज हो जाती है, उसका कॉन्फर्मेशन चेंज हो जाता है, जिससे कि क्या हो, एक बेटर बॉन्ड बन जाए सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में, ठीक है। इसने ये बोला, जैसे यहाँ पे देखो ये एक्टिव साइट थी, पहले सर्कुलर थी, सेमी सर्कल दिखा रहा है ना ऐसे करके। जब सबस्ट्रेट यहाँ आके फिट हुआ तो ये क्या हुआ, देखो उसका पोजीशन चेंज हो गया, क्योंकि इसको ऐसा चाहिए था, नीचे से चाहिए था ना, नीचे से कैसा चाहिए था, इसको स्ट्रेट लाइन चाहिए थी। तो ये लगेगा यहीं, पहले तो कोई भी सोच सकता है यहाँ लगेगा ही नहीं, लगेगा ये, क्योंकि ये क्या करेगा, एंजाइम का कन्फर्मेशनल चेंज हुआ थोड़ा सा, एक्टिव साइट को ये मॉडिफाई करेगा और क्या हुआ, फिट हो गया, ठीक है, लग गया ना एक्टिव साइट में आके। तो उसके बाद रिएक्शन हुई और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये है, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी वो है कि अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट एक्टिव साइट क्या होती है, कन्फर्मेशनल चेंजेस शो करती है, ठीक है। ये दो थ्योरी हो गई। उसके बाद देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रिएक्शन, काम कैसे करते हैं एंजाइम। तो इसके 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन, या हम उसको बोले बाइंडिंग।
फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एंजाइम होगा, उस पे सबस्ट्रेट आके क्या होगा, बाइंड हो जाएगा। ठीक है, बाइंड कैसे हो गया, जैसे वो एक्टिव साइट पर आकर लग गया। ठीक है ना, आपने देखा ना, ऐसे मान लो ये एंजाइम की साइट थी, ये एक्टिव साइट थी, यहाँ पे कोई भी ऐसा वो आया सबस्ट्रेट और यहाँ पे आके फिट हो गया। ठीक है, दूसरा होगा रिएक्शन या ट्रांजिशन स्टेट। जब ये दोनों मिल जाएंगे, ये यहाँ पे आके फिक्स हो जाएगा एक्टिव साइट पर, ये एक्टिव साइट होगी ना। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इनका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ES कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ज्वाइन हो जाएंगे ना ये दोनों, ये ऐसे था, ऊपर से वो क्या लग गया, आके सबस्ट्रेट लग गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये ES कॉम्प्लेक्स बन गया ये। इस ES कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, एंजाइम कुछ बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, कुछ बॉन्ड्स न्यू बॉन्ड्स बनाएगा। ठीक है, ES कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, ओल्ड बॉन्ड्स क्या होंगे, ब्रेक होंगे सबस्ट्रेट में, और कुछ न्यू बॉन्ड्स बनेंगे। न्यू बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, न्यू बॉन्ड बनने के साथ ही वो क्या बन जाएगा, वो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अब क्या हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया हमारे पास। ठीक है, प्रोडक्ट बन गया ना, लेकिन वो अभी एंजाइम से अटैच्ड है। उसके बाद होगा रिलीज। ठीक है, ये क्या लिखा है, रिलीज। अब प्रोडक्ट बन गया, अब क्या होगा, एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएंगे और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ES कॉम्प्लेक्स और EP कॉम्प्लेक्स क्या है, ये ट्रांजिशन स्टेट्स है दोनों। क्या है, ट्रांजिशन स्टेट, मतलब कन्वर्जन वाली स्टेट है, जब सबस्ट्रेट किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, या हम बोल सकते हैं ये इंटरमीडिएट स्टेजेस है। इसमें देखो, जैसे E+S था, ES कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, यहाँ देखो ये एक्टिव साइट दिखा रहा है, ये सबस्ट्रेट दिखा रहा है, सबस्ट्रेट यहाँ के फिट हुआ। देखो यहाँ पे कुछ कलर्स दिखा रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा कॉन्फर्मेशन चेंज हुआ एक्टिव साइट का। ठीक है, यहाँ लिखा भी है, शेप चेंज हुआ। ठीक है, सबस्ट्रेट के बाइंडिंग के साथ। और क्या हुआ उसके बाद, ये सबस्ट्रेट देखो रेड कलर का दिखाया है इन्होंने, क्योंकि ये क्या बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, सबस्ट्रेट क्या कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद क्या होगा, ये EP कॉम्प्लेक्स हो गया। नेक्स्ट स्टेज में ट्रांजिशन के बाद, ये ट्रांजिशन स्टेज है दोनों कॉम्प्लेक्स वाली। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये ट्रांजिशन स्टेज है जिसमें वो चेंज हो रहा है। ठीक है, ये इनिशिएशन थी, कैसे वो स्टार्ट हुआ, लास्ट पे क्या हुआ, एंजाइम प्रोडक्ट क्या हुआ, एंजाइम से रिलीज हो गया, तो इससे रिलीज स्टेज, एंजाइम अपने पुरानी कॉन्फर्मेशन में पहुंच गया, प्रोडक्ट रिलीज हो गया। ठीक है, समझ आया, बोलो यहां तक समझ आ गया कि क्या 3 स्टेप्स हैं, दोनों थ्योरी में क्या बता रहे हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ठीक है, फीचर्स ऑफ एंजाइम क्या है। ठीक है, तीन चार बच्चे ही पढ़ रहे हैं, बाकी सब कहाँ चले गए, बच्चे इतने कम क्यों आ रहे हैं, ये बताओ जरा। एनी आइडिया, पहले तो काफी बच्चे आते थे, तुम्हारी क्लास में कुछ ज्यादा ही कम आते हैं। अच्छा, मैथ्स में गए हैं। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है ना, वो कैसे कैसे इफेक्ट हो सकती है। एंजाइम वैसे तो काम कर ही रहा है बढ़िया, लेकिन क्या होता है, कुछ चीजें होंगी जो क्या करेंगी, एंजाइम की एक्टिविटी को, एंजाइम की फंक्शनिंग को इफेक्ट करेंगी। तो 3 चीजें हैं, एक है सबस्ट्रेट, एक है pH, और एक है सबस्ट्रेट सॉरी टेम्परेचर, एक है pH, और तीसरा क्या है, सबस्ट्रेट, कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, तो टेम्परेचर और pH की अगर हम बात करें, तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिस पर एंजाइम हाईली एक्टिव होता है, या बेस्ट सूटेड टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, वेरी कर सकता है 24 से 38 तक भी। ठीक है, थोड़ा सा इस पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा एंजाइम है। अगर हम उनकी बात करें, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया की, जो उसमें रहते थे बहुत हॉट सल्फर वाटर स्प्रिंग्स में या वॉल्केनिक एरियाज में, पढ़ा था ना मोनेरा में, मोनेरा में पढ़ा था ना,
कि कुछ बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर में रहते हैं, तो ऑब्वियसली उनके एंजाइम भी कैसे होंगे, वो ज्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी बॉडी नॉर्मल, हाँ आर्किबैक्टीरिया केस में, तो वो एंजाइम कैसे होंगे, वो ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेंगे। लेकिन हम जनरल कंडीशन में बात करें तो मोस्टली एंजाइम इसी रेंज में काम करते हैं। अगर टेम्परेचर लो हो गया तो क्या होगा, एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई हो गया, 50-60 पहुंच गया मान लो, या और भी ज्यादा हो गया 70-80, तो उस केस में क्या होगा, एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। यहाँ एंजाइम ब्रेक नहीं होगा, सिर्फ इनएक्टिव होगा। जब टेम्परेचर ठीक हो जाएगा तो वो दोबारा काम करने लगेगा। लेकिन हाई टेम्परेचर के केस में क्या होगा, एंजाइम पूरा का पूरा डीनेचर हो जाएगा, वो अपनी आइडेंटिटी ही लूज कर देगा, एक तरीके से वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बोलते हैं प्रोटीन्स हाई टेम्परेचर पर क्या होते हैं, डीनेचर हो जाते हैं, और हम एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, ये डीनेचर हो जाते हैं प्रोटीन्स या एंजाइम्स। ये यहाँ पे लिखा है देखो डायग्राम में, इसमें देखो 37 इसने रेंज जो दिखाई है वो मैक्सिमम वेलोसिटी वाली दिखाई है, कि सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ होंगे, यहाँ पे होंगे टिप पर। अगर 37 से कम है तो भी कम हो रही है एक्टिविटी, और 37 से ज्यादा टेम्परेचर है तो भी कम हो रही है, ठीक है। समझ आएगा क्या कह रहा है इसमें, हाँ शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगी, डीनेचर उसको बोलते हैं, डीनेचर हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरी बात, ऑप्टिमम पीएच की करो, तो पीएच के केस में भी है, न्यूट्रल पीएच जो होगा वो बेस्ट होता है फॉर एक्टिविटी, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन की। कुछ कुछ एंजाइम्स ऐसे भी हैं जो कम और ज्यादा पे भी काम कर लेते हैं, लेकिन बेस्ट कौन सा है, 7। उससे कम होगा तो भी कम होगी एक्टिविटी, ज्यादा होगा पीएच तो भी कम होगी एक्टिविटी, ठीक है। तो 7 इज सुटेड या न्यूट्रल इज बेस्ट। तो ये तो हो गया दोनों का, टेम्परेचर और पीएच। अब कैसे सबस्ट्रेट कैसे अफेक्ट करता है, सबस्ट्रेट की अगर हम बात करें तो सबस्ट्रेट किस पे आके लग रहा था, एंजाइम पर, ठीक है। एंजाइम पर क्या थी, एक्टिव साइट थी, एक्टिव साइट थी। तो क्या होगा, जैसे जैसे सबस्ट्रेट आता जाएगा एंजाइम पे लगता जाएगा, एक्टिव साइट बढ़ती जाएगी, और क्या होता जाएगा, अगर एंजाइम को दिख रहा है कि हाँ भाई बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट है, तो वो एक लिमिट तक तो क्या होगी, जो कन्वर्जन रेट है या वेलोसिटी है काम करने का, वो है रेट, वो बढ़ता जाएगा। लेकिन एक लिमिट के बाद देखो, यहाँ ये सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, धीरे धीरे सबस्ट्रेट बढ़ रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। एंजाइम फटाफट काम करेगा, उसकी एक्टिव साइट्स ओपन है, सबस्ट्रेट आता जाएगा, एक्टिव साइट पे लगता जाएगा, प्रोडक्ट्स बनते चले जाएंगे। सबस्ट्रेट मान लो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एक लिमिट पे पहुंचकर क्या होगा, वो उसके बाद एंजाइम्स की कोई भी एक्टिव साइट खाली नहीं बचेगी, एंजाइम्स की क्या होगी, एक्टिव साइट प्रेजेंट ही नहीं होगी जिसपे सबस्ट्रेट आकर लग सके। अब कितना भी सबस्ट्रेट क्यों ना बढ़ता रहे, ये कितना भी आगे क्यों ना बढ़ता रहे, जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो चुकी है, उससे ज्यादा एंजाइम क्या है, फास्ट काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एंजाइम की एक लिमिटेशन हो गई, कि वो एक लिमिट तक तो सबस्ट्रेट को क्या करेगा, वेलोसिटी प्रोवाइड करता रहेगा, कि हाँ करते रहो बढ़िया। लेकिन उसके बाद क्या होगा, एक लिमिट पर आकर वो रुक जाएगी, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी कन्वर्जन की, उसको बोलते हैं वी मैक्स, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा है, जब तक एक लिमिट के तक, इसको बोल सकते हैं थ्रेशहोल्ड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इंक्रीज, सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक लिमिट पर आकर क्या होगी, सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, एंजाइमेटिक एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाएगी, वी मैक्स, ठीक है। उसके आगे कुछ भी सबस्ट्रेट के अमाउंट बढ़ता रहे, वेलोसिटी उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, वेलोसिटी क्या हो गई, यहाँ पर आकर कांस्टेंट हो गई एक तरीके से, ऐसे मान लो इसको, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी रीच हो चुकी है, और उसके बाद कुछ भी इंक्रीज हो, फर्दर राइज नहीं होगा वेलोसिटी में, ठीक है। तो ये हो गया तीनों चीजों का इफेक्ट, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद एक है देखो क्लासिफिकेशन, ये कोफैक्टर वाला इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसको भी देखते हैं। पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन और इनहिबिशन। इनहिबिशन देखो हमने एक तो देख लिया,
एंजाइमेटिक एक्टिविटी कब रुक सकती है, इनहिबिट होगी, किस किस केस में? या तो प्रोटीन या एंजाइम क्या हो, डीनेचर हो जाए, ठीक है, वो ब्रेक हो गया, आप जैसे बोल रहे हो शेप क्या हुआ उसका, डिस्टॉर्ट हो गया, एक्टिव साइट कुछ बची ही नहीं, तो क्या होगा, ऑब्वियसली एंजाइम की एक्टिविटी हैम्पर हो जाएगी। एक होते हैं इनहिबिटर्स, एक क्या होते हैं, इनहिबिटर्स। वो कैसे होते हैं, वो सबस्ट्रेट से रिजेंबल करते हैं, सबस्ट्रेट से रिजेंबल करते हैं, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में, शेप में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, कॉम्पीट करते हैं। अब ये एक सी शेप के हैं, इनहिबिटर से मिलते जुलते हैं, तो ये कॉम्पीट करेंगे सबस्ट्रेट से, किस लिए, टू होल्ड द एक्टिव साइट, कि कौन एंजाइम की एक्टिव साइट पर जाकर लगेगा, एक्टिव साइट पर बाइंड होने के लिए। इसका एक एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ये एक रिएक्शन है हमारी बॉडी में, जिसमें क्या हो रहा है, सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है बाय द एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज पर कौन सा सबस्ट्रेट आके लग रहा है, सक्सिन, ये सबस्ट्रेट आके लग रहा है सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड। लेकिन एक सिमिलरली इससे मिलता जुलता एक और कंपाउंड है जिसका नाम है मेलोनेट, मेलोनेट या मेलोनिक एसिड। ये कैसे काम करता है, ये इनहिबिटर का काम करता है, इनहिबिटर। ये क्या करेगा, सक्सिनिक एसिड पे क्या करेगा, compete करेगा, और जाकर कहाँ बाइंड हो जाएगा, इस एंजाइम की एक्टिव साइट पर जाकर बाइंड हो जाएगा। हाँ, कैप साइकिल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। तो इस पे जाके बाइंड हो जाता है और क्या करेगा, ये पूरी ओवरऑल रिएक्शन को क्या कर देगा, रोक देगा, ठीक है। तो इस टाइप के कंपटीशन को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है, क्योंकि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर क्या कर रहे हैं, रिजेंबल कर रहे हैं थोड़ा सा। और बोलते हैं कि इनहिबिटर्स क्या होते हैं, ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो वो जाके वहां पे बाउंड हो जाते हैं, अनटिल एंड अनलेस सबस्ट्रेट का जो प्रॉपर सबस्ट्रेट है उसका कंसेंट्रेशन इससे ज्यादा ना हो इनहिबिटर से, ठीक है। इनहिबिटर से ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो वहां पे जाके बाइंड हो जाएगा और जीत जाएगा एक तरीके से कॉम्पिटिशन में, ठीक है। लेकिन इसका कुछ इंपॉर्टेंट रोल भी है इनका, जैसे कि कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस, ठीक है। मान लो किसी चीज को कंट्रोल करना है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करना है, बैक्टीरिया क्या है, पैथोजन है, तो उस केस में इनहिबिटर्स आर यूजफुल। अगर हम उस पर कोई ऐसा इनहिबिटर डाल दें जिससे क्या हो कि बैक्टीरिया का पॉपुलेशन इंक्रीज करना बढ़ना क्या हो, रुक जाए, तो इस केस में क्या है, ये इनहिबिटर या ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन वाला जो एक्टिविटी है वो हमारे लिए यूजफुल भी है, ठीक है, अगर कॉमर्शियल इसको देखें या रिसर्च के पर्पज से हम देखें, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को क्या होता है, ये उसमें काम आते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स बन रही है, ड्रग्स बन रही हैं, तो वहां ये हाईली यूजफुल टेक्निक है, ठीक है, इन केस ऑफ ड्रग्स हम बोल सकते हैं, ठीक है, समझ आया बात। तो ये हो गया एंजाइमेटिक इनएक्टिविटी का केस। एक से नेक्स्ट है, देखो क्लासेस, एंजाइम्स की क्लासेस कैसे बनी है, ये क्लासिफिकेशन, थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम है तो उनको क्लासिफाई कैसे किया गया। एक तो किया गया ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, कि एंजाइम किस सबस्ट्रेट पर जाकर क्या हो रहा है, लग रहा है, ठीक है। इसी बेसिस पे प्रोटीन्स पे लग रहा है तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम, ठीक है, कुछ ऐसे एंजाइम होंगे जो प्रोटीन्स पे एक्ट कर रहे हैं, ऐसो को बोलते हैं प्रोटीएजेस, ASE, प्रोटीएजेस। कुछ कैसे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पर काम कर रहे हैं, उनका ब्रेक डाउन कर रहे हैं, जैसे हम फूड ले रहे हैं तो उसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, लिपिड भी है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ एंजाइम तो वहां चाहिए ना, जो हमारी बॉडी में क्या हो, फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करे और हमें एनर्जी मिले, तो ये वहीं पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे लाइपेज हो गया, वो लिपिड्स पर एक्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जैसे सुक्रोज, अमाइलेज, ये लिखा है माल्टेज, ठीक है। तो ये डिफरेंट क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स पर एक्ट करेंगे और उनको ब्रेक करेंगे। तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, क्योंकि तुम्हारी बुक में दिया हुआ है कि बेसिकली जितनी भी बॉडी में एंजाइम है उनको किस बेसिस पे डिवाइड करा गया कि
वो बेसिकली रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, ठीक है, रिएक्शन में हो क्या रहा है, उस बेसिस पर 6 कैटेगरीज एंजाइम की बनाई गई हैं। 6 कैटेगरीज कौन कौन सी? ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमरेज और लाइगेज। ठीक है, ऑक्सीडोरिडक्टेजेस नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो एंजाइम्स जो कौन सी रिएक्शंस में, जिन रिएक्शंस में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। एक एंजाइम एक प्रोडक्ट, एक चीज क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज, और दूसरी चीज क्या हो रही है, रिड्यूस। ठीक है, सबस्ट्रेट मान लो ऑक्सीडाइज हो रहा है और प्रोडक्ट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, तो वो रिएक्शन में जो भी एंजाइम आएगा वो कैटेगरी में आएगा ऑक्सीडो रिडक्टेज की। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, एक होते हैं ऐसी ट्रांसफरेज, इनका काम क्या है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप को क्या कर देना, ट्रांसफर कर रहे हैं, इसीलिए इनको बोल रहे हैं ट्रांसफरेजेस। फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर कर रहे हैं सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट, तो क्या होगा, सबस्ट्रेट रह जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, नया प्रोडक्ट चीज। यहाँ से मान लो अमीनो ग्रुप था इस पे, तो ये यहाँ से लेके इसको ट्रांसफर कर देंगे प्रोडक्ट पे। ठीक है, सिंपल भाषा में ट्रांसफर कर रहे हैं ये। एक होता है हाइड्रोलेजेस, ये क्या कर रहे हैं, ये ब्रेक डाउन कर रहे हैं लेकिन विद द एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, हाइड्रोलेजेस क्या कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट, जैसे अमाइलेज है, ठीक है, अमाइलेज क्या है, एक एंजाइम है जो किसको ब्रेक करेगा, कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, विद द एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, लाइपेज क्या है, लिपिड को करेगा ब्रेक। ठीक है, तो कैसे कर रहे हैं, वाटर को ऐड करके। तो इन एंजाइम्स को बोलते हैं, बेसिकली देखो आप, इसमें लिपिड में कुछ एस्टर बॉन्ड्स होंगे ना, और इसमें भी कुछ बॉन्ड्स होंगे ग्लाइकोसिडिक, तो वो कैसे करेगा ब्रेक, वो हाइड्रोलिसिस विद द एडिशन ऑफ वाटर उन बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे। अगर आपको ध्यान हो, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब हमने बनाए थे तो वाटर का एलिमिनेशन हुआ था ना वहां पे, ध्यान आ रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब बनाया था ऐसे करके, वो बना था ना ऐसे ऐसे, इधर एक मॉलिक्यूल था, इधर एक मॉलिक्यूल था, शुगर शुगर, और ये बीच में बन रहा था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो अब इसको अलग अलग ब्रेक करना है बॉन्ड को, तो ऑब्वियसली वाटर हमें इसे दोबारा देना पड़ेगा, तभी वो दोबारा अलग अलग यूनिट्स बनेंगे। तो ये काम जो करता है वो होते हैं सारे एंजाइम हाइड्रोलेजेस। ठीक है, सिमिलरली एक होते हैं लाइजेस। लाइज का मतलब ही होता है कि ब्रेक करना, ब्रेक कर रहे हैं और विदाउट वाटर कर रहे हैं, ये तो विद वाटर कर रहे थे, नाम याद रखना है। ठीक है, ये कर रहे थे विद द एडिशन ऑफ वाटर, ये कर रहे हैं विदाउट एडिशन ऑफ वाटर, जैसे कि डी कार्बोक्सिलेज, डी एमिनेज। ठीक है, दूसरी बात है, एक है आइसोमरेज, ये क्या करते हैं, आइसोमर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। आइसोमर क्या होते हैं, एक ही कंपाउंड के क्या हो गए, जैसे दो फॉर्म्स हो गए, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज होते हैं ना, आई थिंक सही लिखा है मैंने, बोलो, है ना, तो ये क्या है, दोनों आइसोमर है। तो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो इन्हीं को कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज को ग्लूकोज में, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा, ग्लाइकोलिसिस में आप पढ़ोगे, उसमें आइसोमरेज बहुत यूज होता है। ठीक है, एक है सिंपली लाइगेज। लाइगेज का मतलब है लाइगेशन, लाइगेज आया है लाइगेशन से, लाइगेशन का मतलब होता है ज्वाइन करना। ठीक है, जैसे मैंने पीछे भी बताया था डीएनए लाइगेज, ये क्या कर रहा है, दो डीएनए के स्ट्रैंड्स को या दो डीएनए के पीसेस को या दो डीएनए के मॉलिक्यूल्स को आपस में ज्वाइन करेगा। तो लाइगेज का काम क्या है, ज्वाइनिंग करना, या सिंथेटेसिस भी बोल देते हैं, क्योंकि क्या कर रहा है, न्यू मॉलिक्यूल का सिंथेसिस कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आपको नाम से ही, अभी तो नाम ऐसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जब तुम आगे पढ़ोगे ना, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस आप पढ़ोगे, फोटोसिंथेसिस में भी आपने देखा होगा और रेस्पिरेशन में आप पढ़ोगे, तो वहां अगर आपको ये पता होगा ना कि इसका क्या मीनिंग है, वहां आएगा आइसोमरेज या एल्डोलेज लिख कर आएगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो एंजाइम क्या कर रहा है। तो आपको पूरा प्रोसेस ना रटने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे ग्लाइकोलिसिस आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पूरा प्रोसेस ऐसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता लग जाएगा अच्छा इस एंजाइम का काम ये था कि वो ट्रांसफर कर रहा है ग्रुप का, या वो क्या कर रहा है, वो आइसोमर को कन्वर्ट कर रहा है एक से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, आइसोमर्स बना रहा है। तो ऐसे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, जैसे डीएनए लाइगेज आएगा जब आप क्या पढ़ोगे, रेप्लिकेशन पढ़ोगे 12th में, तो अगर आपको पता होगा कि लाइगेज का फंक्शन क्या है, ज्वाइन करना, तो आपको ऑटोमेटिकली ध्यान रहेगा कि फलानी रिएक्शन में कौन सा एंजाइम आएगा। ठीक है, तो इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए कि किस नाम से क्या मीनिंग है।
ठीक है, कौन सी कैटेगरी का एंजाइम का रोल क्या है, सही है। दिस इज इंपॉर्टेंट, कोफैक्टर्स इज इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कोफैक्टर में देखें तो अभी तक हम देख रहे थे कि एक है एंजाइम, ठीक है, और एंजाइम क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बना रहा है, इतनी बात हम देख रहे थे। एंजाइम क्या था, एक था प्रोटीन, एंजाइम प्रोटीन ही था ना, प्रोटीन का स्ट्रक्चर था। लेकिन एक चीज और है इसके पीछे, वो क्या है कि एंजाइम क्या था, अभी इनएक्टिव था। क्या था, इनएक्टिव था। उसको एक्टिव करने के लिए एक चीज की जरूरत है, वो है कोफैक्टर। क्या है, कोफैक्टर। इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव बनाने के लिए, ऐसे समझ लो, एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट की जरूरत है जिसको हम बोल रहे हैं कोफैक्टर। ठीक है, इस डायग्राम में देखो एंजाइम कैसा दिखा रहे हैं, यहाँ पे इनएक्टिव दिखा है। तो जो एंजाइम इनएक्टिव कंडीशन में होता है, प्रोटीन, यहाँ देखो कोफैक्टर्स आर नॉन प्रोटीनिश, अच्छा नहीं, यहाँ नहीं, रुको रुको रुको, अच्छा यहाँ नहीं लिखा, छोड़ दो, इसको मत देखो, मैं बताती हूँ। ठीक है, तो जो एंजाइम इनएक्टिव था उसको बोलते हैं एपो एंजाइम। क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम। जब उसमें कोफैक्टर आके लग गया तो वो क्या हो गया, वो एक्टिव हो गया। ठीक है, अब इस कंडीशन में एंजाइम को बोलेंगे होलो एंजाइम। ठीक है, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर इज इक्वल टू, यहां लिखा है देखो, कोफैक्टर इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर इक्वल्स टू होलो एंजाइम। और होलो एंजाइम क्या होता है, एक्टिव होता है, एपो एंजाइम इनएक्टिव होता है। जब तक कोफैक्टर नहीं लगेगा आके, तब तक एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, एक तरीके से नील है, वो इनएक्टिव है। ठीक है, कोफैक्टर क्या है, अब ये देखते हैं। एंजाइम तो हमने देख लिया कि भाई प्रोटीन का बना है, उसमें एक्टिव साइट है, ये है वो है। कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर बेसिकली नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस है। एंजाइम क्या था, एंजाइम था प्रोटीन पार्ट, लेकिन उसी प्रोटीन पार्ट में कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी एसोसिएट होगा, आकर लगेगा, तो बनेगा वो प्रॉपर एक्टिव एंजाइम। ठीक है, अब ये कोफैक्टर जो हम बोल रहे हैं 3 तरीके का हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल। या तो कोई मेटल आके लग जाए, ठीक है, मेटल जैसे कि जिंक हो गया, किसी रिएक्शन में मैग्नीज होता है, किसी में मैंगनीज होता है, तो डिपेंड करता है कि कौन सा एंजाइम है। तो एक कोफैक्टर क्या हुआ, मान लो कि एक एपो एंजाइम को क्या चाहिए, एज अ कोफैक्टर चाहिए कोई भी मेटल आयन। ठीक है, जैसे यहाँ जिंक लिखा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो होलो एंजाइम बन जाएगा, यानी कि वो क्या बन जाएगा, वो एक्टिव एंजाइम बन जाएगा। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गया। कोफैक्टर 3 तरीके के हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा हो सकता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप वो कोफैक्टर है जो टाइटली बाउंड होता है एंजाइम से। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो, दिया नहीं है डायग्राम में, देखो मान लो ये एंजाइम था, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो इसे क्या चाहिए, ये था इनएक्टिव, अभी ये इनएक्टिव है, एपो एंजाइम है ये, इसको एक प्रोस्थेटिक ग्रुप इसमें लगा होगा। ठीक है, एक आके कोफैक्टर यहाँ पे लग गया, ये था कोफैक्टर। ठीक है, तब ये बन जाएगा एक्टिव एंजाइम, होलो एंजाइम। ठीक है, तो कुछ कोफैक्टर ऐसे होते हैं जो एंजाइम से क्या होते हैं, टाइटली अटैच्ड होते हैं। ठीक है, उनको हम डिटैच नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम इसको डिटैच करेंगे तो क्या होगा, पूरा एंजाइम ब्रेक हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, उसका पूरा शेप क्या होगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कोफैक्टर्स को बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। ठीक है, वो इसेंशियल हैं, क्यों, क्योंकि अगर हमने उसको हटाया तो क्या होगा, एंजाइम ब्रेक हो जाएगा, और वो लगाने इसलिए जरूरी है, अगर वो नहीं होंगे तो ऑब्वियसली कैसा होगा, एंजाइम इनएक्टिव होगा, और इसकी एक्टिव जो साइट है वो कोई भी सबस्ट्रेट को नहीं बाउंड कर पाएगी, और सबस्ट्रेट नहीं बाइंड करेगी तो क्या होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कोफैक्टर्स टाइटली बाउंड होते हैं एंजाइम से। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, FAD, या फिर ये देख सकते हो, ये तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, तो इसको याद रखना। ठीक है, सिमिलरली एक होते हैं कोएंजाइम, ये इनसे ऑपोजिट है, प्रोस्थेटिक ग्रुप से ऑपोजिट इन द सेंस, ये कैसे होते हैं, ये हमेशा अटैच्ड है, ऑलवेज टाइटली बाउंड, लिखा है ना,
टाइटली बाउंड है ऑलवेज। और ये कैसे हैं? ये हमेशा बाउंड नहीं होते, जब एंजाइम रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा ये तभी आकर लगेंगे और उसके बाद चला जाएगा। ठीक है, बाकी टाइम कैसा होगा? डिटैच होगा। जब रिएक्शन हो रही है तब कहीं से कोफैक्टर यानी कि कोएंजाइम आएगा, वहां पे अटैच होगा, रिएक्शन क्या होगी? सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद क्या हो जाएगा? कोफैक्टर यानी कि कोएंजाइम दोबारा उससे हट जाएगा, निकल के चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा टाइटली बाउंड होते हैं, ये हमेशा बाउंड नहीं होते कोएंजाइम। ये तभी आते हैं जब कोई रिएक्शन होनी होती है। ठीक है, आना इसलिए जरूरी है क्योंकि नहीं तो एंजाइम इनएक्टिव रहेगा। इसेंशियल तो है लेकिन हमेशा अटैच नहीं होते। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। NAD होता है और एक NADP होता है। ठीक है, तो कोएंजाइम हैं दोनों, ये दोनों क्या है? कोएंजाइम है। NAD और NADP कोएंजाइम है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन जो ये कोएंजाइम्स होते हैं ना, इनमें भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ठीक है भाई, कोएंजाइम एंजाइम के लिए जरूरी है, लेकिन कोएंजाइम में भी एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है जिसके बिना कोएंजाइम वर्क नहीं कर सकता, वो होते हैं विटामिन। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि कौन से, आप क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से कोफैक्टर में विटामिन आर इसेंशियल कंपोनेंट्स, तो उसका एंजाइम होगा कोएंजाइम। ठीक है, जैसे NAD और NADP में नियासिन विटामिन प्रेजेंट होता है एज अ कंपोनेंट। ठीक है, इनका क्या होगा? एक कंपोनेंट होगा, तभी ये कोएंजाइम एक्टिवली काम कर पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, जल्दी जल्दी करा है क्योंकि चैप्टर फिनिश करना था। ठीक है, समझ आया? तो 3 तरीके के कोफैक्टर्स हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो हमेशा टाइटली अटैच्ड होगा, कोएंजाइम जो टाइटली अटैच्ड नहीं होगा, वो तब आएगा जब रिएक्शन होनी है। ठीक है, उसके बाद वो चला जाएगा। और एक होते हैं मेटल आयंस, ये भी तभी आएंगे जब रिक्वायर्ड होगा, एक्टिव साइट पर आकर लगेंगे और उसके बाद वो रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, चलो ये वही चीज दी है जो पीछे दिया था। अब बताओ कुछ प्रॉब्लम समझ आया? कुछ तो समझ आया होगा, थोड़ा सा फास्ट करा है। क्वेश्चंस करें?